सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अभी 12th बोर्ड परीक्षा प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य कक्षा 12 इसका आज हम तीसरा भाग अपलोड करेंगे। और तीसरे भाग में कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन से पाठ होंगे, यह भाग आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और बोर्ड परीक्षा के लिए तो यूं कह सकते हैं कि इससे बाहर कोई प्रश्न मेरे विचार से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो भाग जारी किए जा रहे हैं इनमें लगभग प्रश्नोत्तर है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चयन किए गए हैं। इसलिए आप जब इनको पढ़ेंगे तो इनसे बाहर छोटे प्रश्न जो है वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। और छोटे प्रश्न सबसे पहले पढ़ाने का आपको कारण पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता देता हूं कि छोटे प्रश्नों का उत्तर सटीक देना होता है और ये 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। सटीक उत्तर देने के लिए हमें अच्छी जानकारी होना जरूरी है। बड़े प्रश्नों के उत्तर तो आप कल्पना से दे सकते हैं, पाठ को पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों के उत्तर सटीक होते हैं। और सटीक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इन प्रश्नों का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए ये प्रश्न हमें अत्यधिक रूप से याद करने हैं। और आप अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी है उस कॉपी में उतार लें और कॉपी में अच्छी तरह से लिख लें इनको, ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सके। सबसे पहले यही प्रश्न आएंगे। जब ये प्रश्न आपके सही होंगे तो एग्जामिनर भी जान जाएगा कि आपके तैयारी कैसी है। इसलिए इन प्रश्नों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी मस्ट है। इसलिए आप इनको अत्यधिक रूप से देखें, सीरियस लें इनको। और जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये पाठ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए भी इनमें सही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए जो ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स में भी आप ऐड हो सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप इस चैनल पर जाने के लिए आप साहित्य क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, और जो भी पाठ लगाओगे उस पाठ के प्रश्नोत्तर वीडियो है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें। और अब हम तीसरे भाग की तरफ चलते हैं कि तीसरे भाग में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए और कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, ये जो पाठ है आज, इसमें एक तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है इनकी कविताएं हैं आपके। एक तो यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये दो कविताएं आपके इसमें है। और एक आपके केदारनाथ सिंह की कविताएं हैं, एक बनारस है और एक दिशा है। इन चारों कविताओं में से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लगभग 30 के लगभग प्रश्न है। और 30 के लगभग प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है, इनको याद करते यानी एक बार देखोगे तो भी ये याद हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को और इनके उत्तर जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप किसके लिए प्रयुक्त किया है? दीप किया है व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। बहुत अधिक छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह दीप अकेला कविता का मूल भाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा प्रश्न भी बन जाता है, छोटा प्रश्न भी बन जाता है। तो मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव है व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ना। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ना, ये इसका मूल भाव है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने क्या व्यक्त किया है? इस कविता में कवि ने क्या व्यक्त किया? जीवन की क्षणभंगुरता एवं एक एक क्षण का महत्व व्यक्त किया है। जीवन की क्षणभंगुरता एवं जीवन के एक एक क्षण का महत्व व्यक्त किया है। ये छोटे प्रश्न जो है यानी एक एक नंबर वाले प्रश्न है वो आपके आएंगे। मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक है? इसमें बूंद किसका प्रतीक है? बूंद व्यक्ति का प्रतीक है। और इसमें समुद्र जो है किसका प्रतीक है? समुद्र है वो आपके परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, यानी परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है।
समुद्र तो इसमें परमात्मा का प्रतीक है और बूंद है वो व्यक्ति का प्रतीक है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो हुआ था अकाल में सारस कविता पर। किस पर हुआ? अकाल में सारस कविता संग्रह पर। कविता संग्रह पर। और कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। यह भी पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो आप लिखेंगे 1989। कवि ने सही सांझ बिना सूचना के बनारस में घुस जाने को क्यों कहता है? पंक्ति को देखिए। कवि सही सांझ बिना सूचना के बनारस में घुस जाने को क्यों कहता है? क्योंकि बनारस शहर के अत्यंत मनोरम और सजीव वातावरण से रूबरू कराने के लिए। बनारस शहर के मनोरम यानी एवं सजीव सांस्कृतिक वातावरण से रूबरू करवाने के लिए। रूबरू करवाने के लिए अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नंबर बताऊंगा, तो 9610208295 ये नंबर हैं। इन पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, आप ऐड हो सकते हैं। और यानी 12th कक्षा का 12th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आप इनसे कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आप कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें ऐड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अज्ञेय को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय को कौन सी रचना पर हुआ? और वो हुआ था कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक देखिए, अज्ञेय प्रारंभ में किस विषय के विद्यार्थी थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे। विज्ञान से बीएससी करने के बाद फिर वो कविता के क्षेत्र में आए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? और अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। देहांत हुआ था 1987 ईस्वी में। ये ध्यान रखना। ये दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति दे दो। पंक्ति का मूल भाव क्या है? यानी दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति दे दो, इसका मूल भाव क्या है? इस पंक्ति का मूल भाव है कि व्यक्ति की समाज के साथ अंतरंगता स्थापित करना। व्यक्ति की समाज के साथ अंतरंगता स्थापित करना। अंतरंगता स्थापित करना, यह है इसकी मूल भाव है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व बताया है? किसका महत्व बताया है? जीवन में एक एक क्षण का महत्व बताया। जीवन में एक एक क्षण का महत्व बताया है। यानी कि बूंद है, यानी एक एक क्षण का भी महत्व होता है। मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद और सागर किसके प्रतीक हैं? बूंद और सागर व्यष्टि और समष्टि के। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति और समष्टि यानी परमात्मा, सब कुछ। मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद को देखकर कवि को किसका ज्ञान होता है? किसका ज्ञान होता है? नश्वरता के दाग से मुक्ति का। नश्वरता के दाग से मुक्ति का।
नश्वरता के दाग से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने एक बूंद किसकी ओर इंगित किया है? इसका उत्तर होगा आपके क्षणभंगुर जीवन की ओर। क्या उत्तर होगा? क्षणभंगुर जीवन की ओर। क्षणभंगुर जीवन की ओर। अज्ञेय को अपना अध्ययन बीच में ही क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण। कवि अज्ञेय ने कितने तार सप्तकों का संपादन किया? 3 तार सप्तकों का संपादन किया। प्रथम तार सप्तक जो है 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। इन तार सप्तकों का, यानी जिसमें 7 कवियों की रचनाएं छपती थी। कवि अज्ञेय ने कौन कौन से उपन्यास लिखे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? और वो लिखे थे, नंबर 1 तो शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। एक लिखा था नदी के दीप। एक नदी के दीप। एक लिखा था अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी, ये लिखे थे। यह दीप अकेला कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? और ये ली गई है बावरा अहेरी से। बावरा अहेरी से ली गई है। किस काव्य संग्रह से ली गई है? बावरा अहेरी से। मैंने देखा एक बूंद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? और ये ली गई है अरि ओ करुणा प्रभा में। अरि ओ करुणा प्रभामय। प्रभामय, इससे ये कविता ली गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ये दीप अकेला कविता में दीप और पंक्ति किसके प्रतीक है? दीप और पंक्ति किसके प्रतीक है? व्यक्ति और समाज के। व्यक्ति और समाज के। देखिए, व्यष्टि और समष्टि जो अभी अपन कह रहे थे ना, तो इसमें दीप व्यक्ति और पंक्ति समाज। कवि अज्ञेय का देहांत कब हुआ? 1987 ईस्वी में। पहले भी बता दिया है और बता देता हूं, 1987 ईस्वी में। बनारस कविता में कवि ने किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? वो किया है बसंत ऋतु के आगमन का। बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे से कवि ने क्या पूछा? कवि ने पूछा हिमालय किधर है। क्या पूछा था? हिमालय किधर है। बच्चे ने क्या बताया? कि उधर है, अर्थात जिधर उनकी पतंग उड़ रही थी। बनारस कविता में खाली कटोरों में बसंत का उतरना, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कटोरों का भिक्षा से भर जाना, यानी कटोरों में पर्याप्त भिक्षा प्राप्त होना, या कटोरे भिक्षा से भर जाना। यह तो आधा है, आधा नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधा है, आधा क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का समावेश। आध्यात्मिकता के साथ आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का समावेश। आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का समावेश। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है कि अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शेर। यह शेर, पंक्ति का आशय क्या है? पंक्ति का आशय क्या है? और इसका आशय है आपके आध्यात्मिकता, यानी आध्यात्मिकता के बल पर, अर्थात अध्यात्म की ओर जा रहा है। और अंतिम प्रश्न है 29वां, ये छपा नहीं है। बनारस कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है? और वो दिया है सांस्कृतिक वैभव पर। यानी 29वां प्रश्न है ये। 29वां प्रश्न, बनारस कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है? और वो दिया है सांस्कृतिक
वैभव पर, भारत के सांस्कृतिक वैभव पर इन्होंने वर्णन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत अच्छे रहे होंगे और आपकी मदद करेंगे। तीसरा वीडियो था, चौथा वीडियो शीघ्र ही जारी किया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।